फ्रेंड्स नमस्कार। बिहार बजट 2023-24 का समरी हम यहाँ देख रहे हैं। 69th बीपीएससी का अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं या 67th 68th का इंटरव्यू देंगे या 69th का मेंस देंगे तो ये उन एग्जामिनेशंस के लिए ये बहुत ही रेलेवेंट होगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, शुरुआत में कुछ फैक्ट्स दिखेंगे, फिर उसके बाद आपको थीमेटिक हमने कवर किया है। जैसे फोकस, ये खुद मैंने नोट्स बनाया है। तो पहला है जैसे कि यूथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट, फिर आपको विमेन से रिलेटेड सारी चीजें एक जगह याद करना आसान रहेगा और मेंस में भी अगर आप यूज करेंगे तो आसान रहेगा। माइनॉरिटीज, फिर हेल्थ, पुलिस, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप भी है इसमें, फिर इन्वायरमेंट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री एंड अर्बन डेवलपमेंट। ये सर्टन एरियाज हैं जो कवर करेंगे। देखिए होता क्या है ना कि बीपीएससी में नॉर्मली बजट से सवाल और इकोनॉमिक सर्वे से 3-4 सवाल निकल आते हैं और इसको सिर्फ आप 2 वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो हमने अपलोड किया है और ये बजट का है। अगर मुझे लगा कि कोई फैक्ट सर्वे में या यहां वहां छूटा है तो एक बार मैं चीजों को रिवाइज करके, और अगर लगा तो हम या तो टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे या फिर आपको किसी वीडियो के माध्यम से भी उसको प्रोवाइड कर देंगे। बट मुझे लगता है कि ये बहुत ही डिटेल्ड है, इसको अगर आप याद रखते हैं तो आपका काम लगभग हो जाएगा, राइट। तो पीडीएफ इसका हम टेलीग्राम पे ही अपलोड करेंगे। नया जो चैनल है अपना, ऑफ कोर्स चैनल कह रहा हूं मैं, टेलीग्राम चैनल ISPCS फैक्ट्री बीपीएससी। तो बीपीएससी से रिलेटेड चूंकि कंटेंट उसी पे हम अपलोड कर देते हैं तो आप वहां से देख सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा ना बजट में आपको एक चीज देखना होगा कि शुरुआत में बहुत बोरिंग लगेगा क्योंकि बहुत डेटा होता है और उसको एक बार याद करने से नहीं होगा। इसका तरीका है कि आप 2-3 बार सुन लीजिए, स्पीड को थोड़ा आप बढ़ाकर और सुन लें। नाउ हम शुरू करते हैं। देखिए जो बजट होता है वो आप सभी को पता होगा कि जो आने वाला साल होता है उसके लिए होता है। तो ये बजट प्रेजेंट किया गया था फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए, नंबर 1। नाउ बजट आपको पता है जैसे कि केंद्र में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, वैसे ही राज्य में फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। नाम है विजय कुमार चौधरी। और कब किया इन्होंने? 28 फरवरी। डेट आप याद रखेंगे और पर्सन का नाम भी। अगर देखेंगे तो पिछले एक डिकेड यानी 10 सालों में बिहार का जो इकॉनमी है उसका साइज 3 गुना बढ़ गया है। यानी अगर जीएसडीपी, इसको दूसरे टर्म्स में अगर हम कहें तो जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो 2011-12 में 2.47 लाख करोड़ था, जो 2021-22 में 6.75 लाख करोड़ पहुंच गया। और इंडिया में अगर देखें तो हमारा 14वां स्थान है, 14th रैंक। नाउ ग्रोथ रेट क्या रहा बिहार का? तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ रेट रहा है, 10.98%, जो पूरे भारतवर्ष में तीसरा स्थान रखता है। और नेशनल एवरेज अगर हम देखें तो 8.7% है। नाउ फिस्कल डेफिसिट कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 2.98%। और ये अच्छी बात है क्योंकि जो FRBM लिमिट है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, तो उसके लिमिट के अंतर्गत ये लिमिट क्या है इसका? 3%। FRBM का जो मेन पर्पस है ना कि वो फिस्कल कंसोलिडेशन किया जाए, ठीक है। जो फिस्कल डेफिसिट 2021-22 में था वो 3.78% ऑफ जीएसडीपी था। और रेवेन्यू सरप्लस रहेगा बिहार का बजट 0.52% ऑफ जीएसडीपी, कि इतना रेवेन्यू सरप्लस रहेगा। नाउ इस बार के बजट में जो फोकस में कौन कौन से एरियाज हैं, तो ऑफ कोर्स हमारा कृषि है, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, फिर एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन, ठीक है। और ऑफ कोर्स ये ऐसे एरियाज हैं ना जिनसे ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होता है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत ही वाइटल कंसीडर किए जाते हैं। नाउ IMR यानी इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कितना है? तो 2012 में कितना था? तो प्रति 1000 बच्चों पे 43 था, जिसमें काफी इंप्रूवमेंट दर्ज करते हुए 2020 में प्रति 1000 बच्चों पे 27 हो गया है। डेटा आपको रटना पड़ेगा, आई हैव ऑलरेडी क्लैरिफाइड इट। नाउ कम टू द सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर, जो सामाजिक क्षेत्र है उन पे कितना खर्च हो रहा है? तो सोशल जो सेक्टर एक्सपेंडिचर है वो पिछले 15 वर्षों में 11 गुना बढ़ा है। अब ये बात अलग है कि हमारा जो साइज है वही कम होता है, बट जो अगर ये टाइम्स देख रहे हैं ये बहुत ही अच्छा है। नाउ
बजट का टोटल साइज कितना है, तो 2,61,000 करोड़ या 2.61 लाख करोड़ ये बजट का साइज है। जो एनुअल स्कीम्स पे जो आउटले है वो कितना है, तो 1 लाख करोड़। और ये 2022-23 में भी, यानी कि 2022-23 में और 2023-24 दोनों में एनुअल स्कीम्स आउटले 1 लाख करोड़ है। 7 निश्चय 2 को कितना दिया गया, 5,000 करोड़। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, तो 79.37%। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना, तो 20.63%। देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ना मोस्टली वो सब खर्चे होते हैं जो डेली के होते हैं, और कोई कैपिटल फॉर्मेशन या यूं कहें कि एसेट निर्माण नहीं होता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। तो ये आया और गया ऐसे समझिए। और इसमें क्या होता है ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम लॉन्ग टर्म कोई एसेट क्रिएट करते हैं, जैसे कोई बांध बना दिया, इस तरह की चीजें। नाउ डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर 63.91%। और अगर पूछ दे नॉन डेवलपमेंटल तो 100 में से घटा लेंगे। आउटस्टैंडिंग पब्लिक डेब्ट तो 32.15% ऑफ जीएसडीपी। और टोटल अगर डेब्ट की बात करेंगे तो 37.81% ऑफ जीडीपी। हेल्थ और एजुकेशन दो क्षेत्रों में मिलाकर बिहार बजट का 30% हिस्सा खर्च हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। नाउ कुछ बिहार सरकार की स्कीमें आप याद रखेंगे, स्कीम्स को। और ये स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिहार से मतलब बोरो किया है। तो ये पहले यानी बिहार लाया, बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको नेम चेंज करके थोड़ा सा, बाकी ऑब्जेक्टिव मिशन सब कुछ वही था। तो अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए ऐसा, या मेंस में कहीं कोट करना हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे बिहार सरकार ने अपनी 7 निश्चय 1 कार्यक्रम में लाया था हर घर नल का जल 2016 में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अपनाया जल जीवन मिशन 2019 में। बिहार सरकार लाई जीविका 2007 में, आगे हम जीविका को डिटेल में देखेंगे भी। उसी को सेंट्रल गवर्नमेंट लाया एनआरएलएम यानी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 2011 में, या दीनदयाल अंत्योदय योजना 2015 में। हर घर बिजली लगातार अगेन 7 निश्चय 1 का पार्ट है, 2016 में लाया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगले साल लेके आ गई सौभाग्य योजना, ताकि हर घर तक बिजली पहुंचाई जाए। जल जीवन हरियाली बिहार सरकार 2019 में लाई। तो केंद्र सरकार 2022 में अमृत सरोवर योजना। तो ये कह सकते हैं जो सामने सामने लिखा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिहार से बोरो किया, इस चीज को बजट में भी कवर किया गया है। नाउ अब हम थीम्स की तरफ मूव करते हैं। जो हमारा फोकस एरियाज है, द फर्स्ट एरिया डील्स विद यूथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट। जो युवा है और एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट, जो आप हेडिंग बनाना चाहें आप बना सकते हैं। नाउ बिहार में 32% आबादी युवाओं की है, पहली बात। दूसरी बात, 7 निश्चय 2 जो कार्यक्रम है उसमें जो पहला कंपोनेंट है वो है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। तो अगेन यहां पे आप देख पा रहे हैं कि इसमें यूथ पे ही फोकस है, कैसे उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, उनको अगर क्रेडिट की जरूरत है तो वो सब प्रोवाइड किया जाए। ओके, प्रोमिसेस 10 लाख जॉब्स, ये तो आपने न्यूज में भी सुना होगा कि 10 लाख नौकरी वाला। ओके, फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पे कुछ स्कीम्स बताया गया है, और ये चारों स्कीम्स में ये कॉमन है। मुख्यमंत्री, तो सीएम मैंने लिख दिया है कि मुख्यमंत्री SC/ST एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम। सेम अगेन है मुख्यमंत्री EBC एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम। फिर मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना फॉर विमेन के उद्यम को बढ़ावा देने के लिए। और फिर युवा उद्यमी, नाम से ही क्लियर है युवाओं। और 8,000 जो लोग हैं उनको बेनिफिट मिला है इस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कार्यक्रम के तहत पिछले साल। नाउ बिहार ने स्टार्टअप पॉलिसी 2022 का जो शुरू किया, तो उसमें कैपिटल सीड फंड कितना है, तो 10 लाख रुपए तक अप टू है। कपड़ा खरीदने जाते होंगे ना, तो उसमें बड़ा सा वो लगा देते हैं 50% का ऑफ चल रहा है, फ्लैट नहीं लिखते, अप टू लिख देते हैं छोटा सा। ओके, तो अप टू है ये। ओके, 19 न्यू स्टार्टअप्स को दिए गए 84 लाख रुपीज। नाउ मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, देखिए आपको लगेगा कि क्या ये वाला फैक्ट पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, चूंकि मैंने पहले ही बताया कि आपको मेंस की पर्सपेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको कोट कर सकते हैं कहीं पे। ओके, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में ना हर पंचायत से 7 बेनिफिशियरीज को चूज किया जाएगा, और उनको किस लिए दिया जाएगा, ताकि वो अपना पैसेंजर ढोने वाला जो व्हीकल होता है वो खरीद ले, या किसी को अगर ई रिक्शा खरीदना है, और एम्बुलेंस ये चल भी रहा है,
ये लोगों को चुना भी जा रहा है, ओके, या एम्बुलेंस खरीदना, ओके। ट्रेनिंग के लिए आईटी फील्ड में बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत और अभी वर्तमान में 171 यानी 171 कंप्यूटर रिलेटेड स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो है वो फंक्शनल भी हैं। डिप्लोमा और बीटेक की बात करें तो क्या क्या इसमें सिखाया जाएगा, तो ड्रोन टेक्नोलॉजी पे फोकस होगा, ई व्हीकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, इन सब को सिलेबस में ऐड किया जाएगा क्योंकि ये ना इमर्जिंग फील्ड्स हैं इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। बिहार अभियंत्रण जो विश्वविद्यालय है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना की बात कही गई है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की बात कही गई है। नाउ महिलाएं, विमेन की हम बात करते हैं तो 7 निश्चय 2 में अगेन आता है सशक्त महिला, सक्षम महिला। अच्छा, 7 निश्चय 1 और 2 दोनों आप याद कर लीजिएगा, पहले मैं करा चुका हूं इस चीज को, तो मैं स्कीम्स वाले वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, ओके। 50% आरक्षण है पंचायत में महिलाओं को 2006 से और म्यूनिसिपैलिटीज में 2007 से। 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है एजुकेशन और जॉब्स में। जीविका, जिसकी चर्चा मैंने की, आप में से कितने लोगों ने जीविका दीदी का नाम सुना है? ऑफ कोर्स आपने मोस्टली सुना ही होगा, तो आप, मुझे पता है कि आपको पता होगा कि जीविका दीदी का कार्य क्या होता है, और नहीं पता है तो अब क्या ही कहें, ओके। SHGs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, तो बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को फॉर्म किया गया है जो ग्रामीण गरीब परिवार की महिलाएं हैं, ताकि उनको फाइनेंशियल किसी तरह की वित्तीय सहायता दी जा सके, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा सके। अच्छा, जीविका के आने से फायदा क्या हुआ है ना कि महिलाओं का सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा है, उनमें डिग्निटी, जो डिग्निफाइड लाइफ कहते हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखेंगे तो राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी आर्टिकल 21 का पार्ट हो गया है, ठीक है। तो सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हुआ है। और जीविका पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन शायद 67th BPSC के मेंस में पूछ लिया गया था, ओके। तो जैसे कि मधुमक्खी पालन वगैरह कर रहे हैं, ओके। टोटल कितना SHG का फॉर्मेशन हुआ है, तो 10.45 lakhs, और कितनी महिलाएं शामिल हैं, तो 1.3 करोड़ विमेन। दीदी की रसोई, आपने बड़े बड़े बैनर्स देखे होंगे, तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स और स्कूल्स में ये बैनर लगे होते हैं। और दीदी की उसी तरह से नर्सरी है, और इसको मनरेगा के तहत कवर किया गया है। जो तालाब हैं उनके मेंटेनेंस को जल जीवन हरियाली में कवर किया गया है। स्कूल ड्रेस का सिलाई हो, सप्लाई हो उसका, या बैग क्लस्टर मुजफ्फरपुर में। तो जीविका कार्यक्रम के तहत कुल मिलाकर मैं इतना कहना चाहता हूं कि जीविका कार्यक्रम के तहत बहुत तरह के ऐसी स्कीम्स चलाई जा रही हैं जिससे कि महिलाओं का एक ओवरऑल उत्थान हो सके। नाउ, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आपने सुना होगा। अगर कोई BPL परिवार है या वैसा परिवार जिसका आमदनी साल में 60,000 रुपए से कम है, तो उनके लिए यह है कि अगर किसी लड़की की शादी उनके परिवार में होती है तो उनको 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता बिहार सरकार प्रोवाइड करती है। इसका पर्पस कहें या रिजल्ट कहें कि मैरिज जो होता है, आपको पता है कितना रजिस्ट्रेशन कम होता है, तो वो गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड हो जाता है गवर्नमेंट के पास। चाइल्ड मैरिजेज ऑफ कोर्स जो है इससे कम होंगे, और डोमेस्टिक वायलेंस की स्थिति भी कम होगी, ये भी एक लक्ष्य रखा गया है। ना कुछ अदर स्कीम्स वुमेन से रिलेटेड, जैसे आपने देखा होगा कि बालिका को साइकिल देना, लड़कों को भी मिलने लगा वैसे, ड्रेस के लिए देना, फिर कन्या उत्थान योजना, बालिका प्रोत्साहन, ये सब मैंने डिटेल में कवर किया है। तो उसी को चूंकि बजट में ये किया गया है, तो मैंने सोचा कि डिटेल में ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख ले, उसमें करीब 60 स्कीम्स को मैंने कवर किया है, और वो एवरग्रीन स्कीम्स हैं, तो आप उनको देख लेंगे। माइनॉरिटीज पे ज़्यादा कुछ था नहीं। अगर किसी माइनॉरिटी विमेन का डाइवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है, तो पहले जो 10,000 रुपए मिलता था अब उसको 25,000 रुपए कर दिया गया है। हेल्थ पे बहुत कुछ है, जैसे कि 7 निश्चय 2 का पार्ट है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, एडिशनल हेल्थ फैसिलिटीज फॉर ऑल, ओके। मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ पे, तो पटना में। 9 न्यू मेडिकल कॉलेजेज एंड हॉस्पिटल्स को स्टैब्लिश किया जाएगा। 21 सदर एंड या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आप कहें, उनका पुनरुद्धार किया जाएगा, रिजुवेनेशन। और PMCH जो है, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, तो इसको वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा, और इसमें 5,462 बेड होंगे,
और IGIMS ये भी ऑफकोर्स पटना में ही है, इसमें 1200 बेड होगा। और एक 1 एडिशनल प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड 5 सब सेंटर्स इन ईच 243 लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी में होगा। यानी पूरे बिहार में आपको पता है कि 243 विधानसभा क्षेत्र हैं, उन सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक नया प्राइमरी हेल्थ सेंटर और 5 सब सेंटर। आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि PHC और सब सेंटर्स क्या होते हैं, तो मैं बता दूं कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है वो कई सारे गांवों को मिला करके एक होता है, लेकिन सब सेंटर आप देखेंगे ना तो उससे भी छोटा यूनिट है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके यहाँ भी गांव में सब सेंटर होगा, वहाँ ANM आती होंगी, वहाँ बच्चों को टीकाकरण वगैरह की व्यवस्था रहती है। ठीक है, ओके। बाल हृदय योजना ये बेसिकली है बच्चों के हृदय में अगर कोई सुराग है, छेद है, तो उसके लिए है। स्टेट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल 2022 में नालंदा में स्टार्ट हो गया। मानसिक आरोग्यशाला ये मैंने पहले भी पढ़ाया था, भोजपुर के कोइलवर में 2022 में बना। टेलीमेडिसिन जिससे कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से सब सेंटर्स, हम SC की अभी बात कर रहे थे सब सेंटर्स की, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से सब सेंटर्स को कनेक्ट किया जाएगा टेलीमेडिसिन के माध्यम से, ताकि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जो बेटर क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं वो गांव में दूर दराज क्षेत्रों में जो लोगों की अगर डॉक्टर की परामर्श की जरूरत है तो वो उनको मुहैया कराया जा सके। नाउ पुलिस से रिलेटेड हम देख लेते हैं कि बहुत सारे महिला थाना क्रिएट किए गए हैं। ये भी वुमेन एम्पावरमेंट का या यूं कहें कि वुमेन का पुलिस से एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने का एक तरीका है। CCTV कैमरा यानी कि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन आप कह सकते हैं, सेफ सिटी सर्विलांस, CCTNS। 35% महिलाएं होंगी, ये करने का लक्ष्य रखा गया है पुलिस में भी। और 112 अगर डायल करते हैं तो ये इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम है। नाउ एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। जैसे अगर 7 निश्चय 2 की अगर हम बात करें तो उसमें है हर खेत तक सिंचाई का पानी, और इसमें आपने देखा होगा कि सोलर पंप लगाने की भी बात कही गई है। और स्वच्छ गांव समृद्ध गांव जिसमें सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की बात कही गई है। ना बिहार को 5 कृषि कर्मण अवार्ड पिछले कुछ वर्षों में मिल चुका है। GI टैग कुछ को मिला है, जैसे कि कतरनी राइस, जर्दालू आम, मगही पान और मिथिला मखाना। ओके, फूड ग्रेन प्रोडक्शन 2022 में था 184 यानी 184 लाख MT और मिलियन टन। ओके, 76% ऑफ द पॉपुलेशन बिहार का एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। बहुत बुरी स्थिति है, आप समझ रहे हैं। 76% मीन्स कि जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा होगा। आप समझ रहे हैं, प्रछन्न बेरोजगारी जिसमें कि लगता है कि चार लोग काम कर रहे हैं परिवार का, बट एक आदमी भी काम करता तो लगभग उतना ही काम हो जाता। और ये डिपेंडेंसी कम करने की जरूरत है और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स पे फोकस होगा। आगे हम इंडस्ट्रीज देखेंगे कि कैसे इन्वेस्टर्स मीट वगैरह ऑर्गेनाइज किए गए हैं। चौथा एग्रीकल्चर रोड मैप 1 अप्रैल 2023 से आप सभी को पता है, और इसमें जो स्पेशल फोकस है ना वो किया गया है दाल पे, ऑयल सीड्स पे और न्यूट्री सीरियल्स पे। न्यूट्री सीरियल्स पे तो इस वर्ष फोकस भी है क्योंकि UN ने 2023 को मिलेट्स का जो वर्ष घोषित किया है। ओके, और इसको श्री अन्ना भी कहते हैं, बहुत सारे लोगों को ना पता हो तो मिलेट्स को। एक्सेस टू प्लांट प्रोटेक्शन सर्विसेज दिया जाएगा ताकि जो प्लांट का हेल्थ है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, आपने एक टर्म सुना होगा, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पे फोकस होगा। मतलब कि जहां पे अगर टेक्नोलॉजी यूज हो सके या जहां का जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके अनुसार हम खेती करें, ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है, जो ग्रीन हाउस गैसेस का इम्पैक्ट है वो कम से कम हो, और हम जो MS स्वामीनाथन जी कहते हैं कि एवरग्रीन रेवोल्यूशन उसकी तरफ बढ़ सकें। ओके, क्रॉप्स डाइवर्सिफिकेशन मिशन टू इंक्लूड द हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को इसमें शामिल किया जाएगा। ऑफ कोर्स हॉर्टिकल्चर होगा तो इससे फार्मर्स का जो इनकम डबल करने की बात कही जाती है अशोक डालवाई कमेटी के द्वारा, तो वो करने में आसान होगा। लेमन ग्रास का एग्रीकल्चर हम करेंगे बंजर भूमि पर, और ऑर्गेनिक कॉरिडोर्स का एक्सटेंशन जो गंगा के किनारे
जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें होगा। ओके, एग्रीकल्चर मार्केटिंग पे फोकस होगा कि मंडी जो है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज किया जाए, जैसे कि ग्रेडिंग के लिए, लेबलिंग के लिए, ये सब चीज़ों को प्रोवाइड किया जाए। ऑर्गेनिक फार्मिंग पे करंटली 92,000 एकड़ लैंड ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंडर हैं बिहार में, और सेंटर ऑफ एक्सेलेंस सेटअप किया जाएगा। किस लिए? तो मखाना के लिए और हनी के लिए। बिहार मिलेट मिशन, आपको पता है केवल मेज के लिए यानी कि मक्का के लिए 2 कृषि कर्मण अवार्ड बिहार को पास्ट में मिल चुका है। और मोटा अनाज जैसे कि मड़ुआ, कोदो, सांवा, कौनी, ये सब पे फोकस है। और मैंने बताया कि 2023 में इंटरनेशनल मिलेट ईयर यूएन के द्वारा मनाया जा रहा है। ये सब आप हमारी जनरेशन ने नहीं सुना होगा, मड़ुआ, कोदो। हमारा जो पिछला जनरेशन है ना, वो उन लोगों ने बहुत ये सब खाया है, टंगनी, कोदो, ये सब। कोदो का शायद भात होता था, अब तो हम लोग जानते भी नहीं हैं इन चीज़ों को। ओके, कोसी नदी और मेची नदी का नदियों को जोड़ने की परियोजना चल रही है अभी, जिससे 2.14 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई का साधन उपलब्ध होगा। इसमें बेसिकली ये है कि कोसी को बिहार का सौरो कहते हैं, क्योंकि ये अपने कोर्स को शिफ्ट करने के लिए जानी जाती है। और जो नॉर्थ बिहार है, खासकर जो कोसी रीजन है, जैसे सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा यह बाढ़ लाती है। तो कोसी नदी के पानी को मेची नदी में भेजा जाए। जैसे आपने केन बेतवा सुना होगा कि केन नदी के पानी को बेतवा में, वैसे ही। ओके, वेटरनरी हॉस्पिटल, हर 8 से 10 पंचायत पे एक वेटरनरी हॉस्पिटल, ताकि जो माल मवेशी हैं उनकी स्वास्थ्य का उचित देखभाल किया जा सके, उसके लिए। ओके, ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम पूछा जा सकता है कि यह किसके लिए है, तो हमारे मछुआरे जो भाई बंधु हैं उनके लिए है। भाई बंधु या इवन फिशर फोक्स का मतलब वुमेन भी इसमें इंक्लूडेड है ऑफ कोर्स। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना में जो ये 3 कम्युनिटी है, SC, ST, EBC, ऐसे परिवारों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे, ताकि अगर इनका घर इंदिरा आवास योजना या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना जो हम कहते हैं उसके तहत अगर इनके घर नहीं बन पाए हैं तो सरकार 50,000 रुपये देगी। सोलर जो स्ट्रीट लाइट है वो पंचायत में, आपको सब पता है कि हर पंचायत में 14 वार्ड होते हैं, तो हर पंचायत के 14 वार्ड में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा। और एक कंपनी है ब्रेडा, आपको पता हो शायद, तो ब्रेडा कंपनी से बिहार सरकार का कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी है इससे रिलेटेड। ओके, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ये ऑलरेडी स्टार्ट भी हो चुका है 50% से अधिक पंचायतों में। पैक्स का कंप्यूटराइजेशन 2026-27 तक लक्ष्य रखा गया कि कर दिया जाएगा। पैक्स का मतलब होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहाँ से अनाज भी आपको मिलता है, यहाँ से आपको जैसे बहुत सारे फर्टिलाइजर्स वगैरह आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। मनरेगा में 2022-23 जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था उसमें रखा गया था कि 25 करोड़ ह्यूमन डेज को हम क्रिएट करें, और 16 जनवरी 2023, चूंकि बजट तो प्रिपेयर हो जाता है इसके बाद, तो उस समय तक 19.68 करोड़ ह्यूमन डेज को हम अचीव कर पाए थे। और अच्छी बात इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि एटलीस्ट वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ रहा है, और वुमेन का 56% इसमें पार्टिसिपेशन है, और SC कम्युनिटी का 18% है। तो आंसर अगर आप लिखेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट और यहाँ सोशल एम्पावरमेंट। ओके, एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क्स एक्सपेंडिचर मनरेगा में 75% है, यानी कि मेजर जो फोकस है वो सब। हालांकि मनरेगा में करप्शन भी बहुत है, आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि मनरेगा में जो घोस्ट बेनिफिशियरीज हैं वो बहुत हैं। इवन सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र भी शुरू किया है, बट बहुत सारे लोगों का फिंगरप्रिंट लेकर के लोग जो इंटरमीडियरीज हैं ना, या फिर जो करप्ट लोग हैं, वो बहुत सारे तरीकों को ढूंढते रहते हैं कि कैसे किसी भी इंडिविजुअल का कैसे किसी भी जो स्कीम है उसका मैनिपुलेशन किया जाए। खैर, 15th फाइनेंस कमीशन में 19,561 करोड़ सेंटर से मिले हैं बिहार के PRIs को, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। और आपको पता है कि PRIs में 3 कड़ी हैं, तो ग्राम पंचायत में को 70%, 15% ब्लॉक लेवल को, इंटरमीडिएरी लेवल जो पंचायत आप कहते हैं जिसमें BDC लोग होते हैं, और 15% डिस्ट्रिक्ट को, जो जिला परिषद वाला सेक्शन है। ओके, नाउ अब हम आते हैं पर्यावरण पे, एनवायरमेंट पे। एक नदी है लखनदेई,
इसका रिजुविनेशन का प्लान है। किस जिला में है? सीतामढ़ी। एक योजना है गंगा जल आपूर्ति योजना, किसके अंतर्गत है? जल जीवन हरियाली। लक्ष्य क्या है? राजगीर, गया और बोध गया को पीने योग्य पानी यानी पेयजल आपूर्ति की जा सके। ओके, जल जीवन हरियाली, इसमें 4.2 करोड़ पौधारोपण लास्ट 3 वर्षों में किया गया है। ओके, फ्लोटिंग सोलर जो पावर प्लांट है वो दरभंगा में, सुपौल में, इस पे क्वेश्चन आया भी था। ओके, नीचे इसमें क्या है ना कि नीचे मछली पालन कर लिया जाएगा तो डबल बेनिफिट है। ओके, गयाजी डैम या दूसरे शब्दों में इसको रबर डैम कहते हैं, यह गया के फल्गु नदी पर है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में, और भारत की 50% डॉल्फिन अकेले बिहार में पाई जाती है। अगर हम ग्रीन कवर या ग्रीनरी की बात करें तो जब झारखंड से बिहार अलग हुआ तो उस समय 9% था, वर्तमान में बिहार में ग्रीन कवर है 15% और हमारा लक्ष्य है 17%। 2012 में हरियाली मिशन बिहार ने शुरू किया था और 2019 में जल जीवन हरियाली, तो ध्यान रखेंगे। एग्रीकल्चर रोड मैप 2 में 18 करोड़ प्लांटेशन हुआ और एग्रीकल्चर रोड मैप 3 में 16 करोड़ प्लांटेशन हुआ। 2023-24 में 3 करोड़ प्लांटेशन का लक्ष्य रखा गया है और प्रत्येक फार्मर को एक प्लांट के लिए 60 रुपए दिए जाएंगे। डीजल से चलने वाली जो बसेस हैं उनको सीएनजी से चलने वाली बनाया जाएगा। इंडियन राइनो री इंट्रोडक्शन एंड एलिफेंट रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, बस आप इतना याद रखेंगे, राइनो का और एलिफेंट का कुछ रिहैबिलिटेट किया जा रहा है। याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूं, तो वो बस वेस्ट चंपारण, ठीक है, इस तरह से। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व याद आएगा तो फिर उससे याद आ ही जाएगा। ओके, फोकस इस बार है इको टूरिज्म को प्रमोट करने पे। फॉरेस्ट्री कॉलेज कहाँ पे? तो मुंगेर में। सिंगल यूज प्लास्टिक कब से बैन हुआ? तो 1 जुलाई 2022 से। अब ये पूछेंगे क्या मिलता नहीं है क्या? तो अभी भी मिलता है मार्केट में, बट हम लोग ऑफिशियल जो चीज़ें हुई है उसको मानेंगे, ठीक है। सिंगल यूज प्लास्टिक मतलब आप गए दुकान पे सामान खरीदा तो उसमें देखा कि जो दुकानदार ने दे दिया और आपने घर पे ले जाकर प्लास्टिक को फेंक दिया, तो बहुत ही हानिकारक होता है इसलिए क्लाइमेट के लिए। और ओके, क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब पटना जू में। गार्लैंड ट्रेंचिंग किस लिए? तो वाटर को स्टोर करने के लिए साउथ बिहार में। नाउ कम टू बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो मूलभूत अवसंरचना है। 7 निश्चय 2 में एक स्कीम है, उसका नाम है इजी कनेक्टिविटी। पटना मेट्रो रेल बन रहा है, इसमें 2 कॉरिडोर हैं और अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण संस्थान प्रोत्साहन योजना, इसमें 50% की सब्सिडी या फिर मैक्सिमम 20 लाख रुपए प्राइवेट सेक्टर को दिए जाएंगे ताकि इसको इस्टेब्लिश किया जा सके। उद्योग क्षेत्र को हम देखते हैं। उद्योग क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए स्टेट सिंगल विंडो पोर्टल बनाया गया है ताकि जो भी ग्रीवांसेस हो उनको 7 दिनों के अंतर्गत रिड्रेस कर लिया जाए। ओके, इन्वेस्टर्स मीट ऑर्गेनाइज किया गया 2022 में बिहार के द्वारा कई जगहों पे, जैसे दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद एटसेट्रा, ताकि इन्वेस्टर्स को कन्विंस किया जा सके कि आप आइए हमारे यहाँ फेवरेबल, हम लॉ एंड ऑर्डर एंड अदर एग्लोमेरेशन बेनिफिट्स हम प्रोवाइड करेंगे, गवर्नमेंट पॉलिसीज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज, कि आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए। बिहार इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2022 में अप टू 10 करोड़ तक का सब्सिडी की व्यवस्था किया गया है। और बैग क्लस्टर कहाँ पे, हमने बात भी किया जब जीविका कार्यक्रम पढ़ रहे थे, तो मुजफ्फरपुर और फतुहा में। इथेनॉल की प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 में, और इंडिया का पहला ग्रीन फील्ड इथेनॉल प्लांट बिहार के पूर्णिया में लगाया गया पिछले साल, और 17 इथेनॉल प्लांट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। एलपीजी बॉटलिंग प्लांट बेगूसराय के बरौनी में, और पूर्वी भारत का यह सबसे बड़ा है। खादी मॉल मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में भी सेटअप किए जा रहे हैं। टूरिज्म के लिए 6 रोपवे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बुद्धा स्टेच्यू ऑन डोंगेश्वरी हिल ऑफ गया,
नाउ लास्ट हमारा थीम है अर्बन डेवलपमेंट यानी शहरी विकास। एक सवाल आया भी था बीपीएससी में कि अभी बिहार का अर्बनाइजेशन कितना है, तो वो है 15.3%, और 2011 की जनगणना के अनुसार 11.3%। सात निश्चय 2 का शहरों से रिलेटेड जो कार्यक्रम है उसका नाम है स्वच्छ शहर विकसित शहर। ओडीएफ प्लस 32 सिटीज को 2022 तक हो चुका है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं, सुपौल गार्बेज फ्री सिटी है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि कहीं भी सुपौल में गार्बेज नहीं दिखेगा। आपको कई सारे लोग वीडियो बनाते हुए दिख जाएंगे कि देखो यहाँ पे गार्बेज है। जैसे मैं देख रहा था अभी कोई वीडियो था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया था कि बहुत सारे एम्स को वो गिनवा रहे थे, तो उन्होंने कह दिया कि दरभंगा में एम्स बन के तैयार है। तो कोई ऐसे ही वीडियो बना रहा था कि देखिए यही वो एम्स है, तो वहाँ पे कोई बिल्डिंग ही नहीं है, तो यही वो एम्स से खाली भूमि पड़ी थी, तो उसको लेकर के ओके। एनीवेज, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम सारे शहरों में किस लिए, ताकि वाटर लॉगिंग की समस्या ना हो। और वृद्ध जन हेतु आश्रय की व्यवस्था यानी कि ओल्ड एज होम 38 जिला में इसकी व्यवस्था की जाएगी और जिला के हेड क्वार्टर में इसकी व्यवस्था की जाएगी। और मल्टी स्टोरी हाउसिंग, जो गरीब अर्बन पुअर लोग हैं तो उनके लिए मल्टी स्टोरिंग हाउसिंग की व्यवस्था की जाएगी। तो ये है फाइनली वादे तो बहुत सरकार करती है। मल्टी स्टोरी हाउसिंग, आपने एक सुना होगा राजीव आवास योजना, राजीव ऋण योजना, उसमें भी इस तरह की बातें कही गई थी। बट एक्चुअल में जो स्लम की समस्या है तो वो बहुत ज़्यादा है। और इवन जो शहरों की आबादी का और बड़े शहरों की आबादी का करीब करीब 23 से 25% जो आबादी है वो स्लम में रहती है। अगर आप मुंबई गए होंगे तो सेंट्रल मुंबई के पास धारावी शायद एशिया का लार्जेस्ट स्लम एरिया है। तो सोचिए, मतलब मुंबई का कोर है जहां बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस दिखेंगे, वहीं पे धारावी है। बट कई सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण कि स्लम का रीलोकेशन या यूं कहें कि रीडेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। टेलीग्राम पे बाकी मैं पीडीएफ अपलोड कर दे रहा हूँ। धन्यवाद।